साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हम समकालीन हिंदी नाटककार के अंतर्गत दो बड़े नाटककारों विष्णु प्रभाकर और भीष्म साहनी के नाटकों पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने मोहन राकेश के नाटकों को बहुत विस्तार से देखा। आज वो विस्तार थोड़ा सा ज्यादा हो गया मुझे लग रहा है, तो आज की कक्षा में हम विष्णु प्रभाकर और भीष्म साहनी दो नाटककारों को देखेंगे। बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी। इनके नाटकों में आपकी परीक्षा की दृष्टि जो बहुत उपयोगी है उन पर विस्तार से चर्चा होगी, जो बहुत उपयोगी नहीं उनसे सूक्ष्म चर्चा होगी। तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। विष्णु प्रभाकर और भीष्म साहनी आप जानते हैं कि दोनों बहुत बड़ा नाम है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, इसलिए इस क्लास को प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। इनकी जो भी रचनाएं हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। हमेशा परीक्षा में पूछे जाने वाले ये साहित्यकार हैं, चाहे विष्णु प्रभाकर जी हो चाहे भीष्म साहनी जी। ठीक है, तो आइए हम क्रमशः पहले शुरू करते हैं विष्णु प्रभाकर से। देखते हैं इनके बारे में, इनकी व्यक्तिगत जानकारी। पहले विष्णु प्रभाकर के बारे में व्यक्तिगत जानकारी में बहुत विस्तार में मुझे लग रहा है कि जाने से क्लास बड़ी हो जाएगी। कई बार जन्म मृत्यु की जानकारी पूछ ली जाती है, जन्म मृत्यु के बारे में पूछ लिया जाता है। तो विष्णु प्रभाकर जी का जन्म साथियों 1912 ईस्वी में हुआ था। ये है डेट जान लीजिए। इनका जन्म हुआ था मीरापुर कस्बा एक है मुजफ्फरनगर जिले में, मुजफ्फरनगर जिले में, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर, वहीं मीरापुर कस्बे में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 2009 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यह इनकी व्यक्तिगत जानकारी। अब आइए सीधे इनके नाटकों से आपको जोड़ते हैं, जो कि मूल प्रकरण जो है वो नाटक है। अब इनके नाटकों से आपको जोड़ते हैं। इनके जितने भी नाटक इन्होंने लिखे हैं उनके बारे में तेजी से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों इनका पहला नाटक जो बहुत प्रसिद्ध है वो है डॉक्टर। डॉक्टर नाटक परीक्षा में अनेक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। डॉक्टर नाटक का प्रकाशन वर्ष है साथियों 1958 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण, किसी भी रचना का प्रकाशन परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर नाटक का प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है। यह साथियों एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। कैसा नाटक है? मनोवैज्ञानिक नाटक है। इसकी कथा चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी कथा वस्तु के बारे में हम 30 सेकंड में चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर नाटक में साथियों नाटक का नायक जो है डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा नाटक के नायक हैं। उनकी पत्नी, परित्यक्ता पत्नी जो तलाकशुदा है, डॉक्टर अनिला शर्मा, वो एक नर्सिंग होम चलाती हैं। बाद में डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा दूसरा विवाह कर लेते हैं। एक ऐसी परिस्थिति आती है कि डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा की दूसरी पत्नी एकाएक बीमार होती है और उन्हें डॉक्टर अनिला शर्मा के नर्सिंग होम में भर्ती किया जाता है। वहां परिस्थितियां कुछ यूं होती हैं कि डॉक्टर अनिला शर्मा, जो कि प्रतिशोध की ज्वाला उनके हृदय में जल रही है, वो एक बार ये सोचती हैं कि इनका हम सही तरीके से इलाज न करें या इनका इलाज न करें और ये मर जाएं। किंतु उनके प्रतिशोध की ज्वाला पर उनका कर्तव्य बोध, एक डॉक्टर का क्या कर्तव्य है, इन दो स्थितियों के मध्य, प्रतिशोध और कर्तव्य बोध, इन दो मनः स्थितियों के मध्य एक जो अंतर्द्वंद चलता है, उसको इस नाटक में बड़ी सूक्ष्मता से नाटककार ने दिखाया है। प्रतिशोध और कर्तव्य बोध के मध्य अंतर्द्वंद जो है वही इस नाटक का जो है वो एक मेन जो है, मुख्य जो है विषय है, उसको बड़ी सूक्ष्मता से नाटककार ने दिखाया है। बहुत सफल रहे हैं उसको ये चित्रित करने में। दूसरा नाटक इनका जो आपकी परीक्षा की दृष्टि उपयोगी है वो है युगे युगे क्रांति। युगे युगे क्रांति। ठीक है, एक एक नाटक बहुत ध्यान से देखिए। जहां मैंने कहा आपसे कि जहां जरूरी होगा उस पर थोड़ा सा विस्तार में चर्चा हो जाएगी। युगे युगे क्रांति का प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष ध्यान से देख लीजिए। यह है एक सामाजिक नाटक। ठीक है, नाटक का शीर्षक देखिए, कह रहा है युगे युगे क्रांति। प्रत्येक युग में, हर पीढ़ी में विचारधारा का संघर्ष है, वह अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है। इसमें भी क्या है कि एक विशेष कालखंड
कालखंड भी उन्होंने एक उसमें उन्होंने निर्धारित किया है 1875 से 1942 ईस्वी के मध्य। इस कालखंड को उन्होंने 5 भागों में, कितने, 5 भागों में बांट करके 5 पीढ़ियों का पात्रों के माध्यम से प्रतिनिधित्व, उन पीढ़ियों के वैचारिक संघर्ष, वर्तमान से असंतुष्टि को दिखाया है इन्होंने युग युग क्रांति में। अब इनके तीसरे नाटक की बात करते हैं साथियों। तीसरा नाटक इनका जो है वो है टूटते परिवेश। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, टूटते परिवेश। टूटते परिवेश का प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है। क्या है, 1974 ईस्वी। यह भी सामाजिक नाटक है। ठीक है, टूटते परिवेश भी सामाजिक नाटक है। इसमें साथियों एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक ही छत के नीचे रहते हुए एक परिवार की 2 पीढ़ियों के मध्य एक साथ रहने की व्यवस्था और उनके मध्य वैचारिक मतभेद, जो वैचारिक संघर्ष है, उसको टूटते परिवेश में विष्णु प्रभाकर जी ने बहुत सूक्ष्मता से दिखाया। ठीक है, तो यह टूटते परिवेश का विषय है। अब अगला इनका चौथा नाटक देखते हैं, वो है कुहासा और किरण। कुहासा और किरण। कुहासा और किरण नाटक साथियों 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1975 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष देखते चलिएगा ध्यान से। यह एक राजनीतिक नाटक है। क्या है, राजनीतिक नाटक है। इस नाटक में तत्कालीन परिस्थिति, जो उस समय 1975 में जो किसकी रचना हुई थी, उस समय भारत की जो राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थिति थी उसको राष्ट्रीय परिवेश से जोड़ते हुए चित्रित करने का प्रयास किया गया है, उसको वर्णित करने का प्रयास किया गया है कुहासा और किरण में। ठीक है, चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा, जिससे वीडियो में बहुत बड़ी क्लास न हो, हम आपको तथ्य को देते हुए चलते हैं। 5वां नाटक इनका देखते हैं, यह है टगर। 5वां नाटक इनका है टगर। टगर का प्रकाशन साथियों हुआ था 1977 ईस्वी में। टगर का प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। यह एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। कैसा नाटक है टगर? टगर एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। टगर जो है इस नाटक की नायिका का नाम है। टगर इस नाटक की नायिका का नाम है। वह परित्यक्ता है। एक परित्यक्ता नारी की जटिल मानसिक स्थितियों का, किन मानसिक द्वंद्वों से गुजरती है उसका, और किस तरह से वो अपने को खड़ा कर पाती है समाज में, उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म चित्रण आपको टगर में देखने को मिलेगा। इनका छठा नाटक आइए देखते हैं। इनका छठा नाटक है साथियों डरे हुए लोग। ठीक है, डरे हुए लोग। डरे हुए लोग प्रकाशित हुआ था 1978 ईस्वी में। अब आइए इनके 7वें नाटक की बात करते हैं। 7वां नाटक है इनका साथियों बंदिनी। बंदिनी आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि है। इसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1979 ईस्वी। बंदिनी साथियों परीक्षा में अनेक बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। अब इसके बारे में 2 महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। पहला तथ्य जो है यह कि यह प्रभात मुखोपाध्याय जो है एक लेखक, प्रभात मुखोपाध्याय, इनकी एक कहानी है देवी। कौन सी कहानी? देवी। देवी कहानी, उस कहानी की जो मतलब विषय वस्तु है उसी पर ही आधारित है। देवी, प्रभात मुखोपाध्याय की कहानी देवी पर आधारित यह नाटक है बंदिनी। 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें साथियों पढ़े लिखे समाज में जो अंधविश्वास से ग्रस्त लोग हैं, अंधविश्वास में जकड़े हुए लोग जो हैं, यहां मैं जोर देकर कह रहा हूं कि पढ़े लिखे समाज में जो पढ़ा लिखा, देखिए एक अनपढ़ समाज, एक अशिक्षित समाज में जब अंधविश्वास की बात होती है तो वो एक स्वाभाविक सी बात होती है, लेकिन एक पढ़े लिखे समाज में किस तरह से लोग अंधविश्वास में जकड़े हैं, इस बंदिनी नाटक में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यह प्रभात मुखोपाध्याय की देवी कहानी पर आधारित नाटक है।
इनका 8वां नाटक साथियों आइए देखते हैं। 8वां नाटक है इनका अब और नहीं। ठीक है, अब और नहीं। शीर्षक से शायद आप विषय वस्तु इसकी समझ गए हों। इसका प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। ठीक है, अब और नहीं का प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी। इसमें साथियों पीढ़ियों से आज तक एक जो नारी की शोषित स्थिति रही है, नारी का जो शोषण होता रहा है, उस शोषण का इस नाटक में अब और नहीं में चित्रण किया गया है। ठीक है, 9वां नाटक इनका है साथियों सत्ता के आर पार। 9वां नाटक है सत्ता के आर पार। ठीक है, अब और नहीं जो है यह भी एक सामाजिक नाटक है, ये जान लीजिए। ठीक है, सत्ता के आर पार ये राजनीतिक नाटक है, 1981 ईस्वी में भी प्रकाशित हुआ था। सत्ता के आर पार प्रकाशित हुआ था 1981 में, ये भी राजनीतिक नाटक है। ठीक है, इनका 10वां नाटक है साथियों श्वेत कमल। ये 10वें नाटक को यहाँ देखते हैं, जगह नहीं है। 10वां नाटक इनका देख लीजिए, चूंकि जैसा मैंने कहा कि ये विष्णु प्रभाकर और भीष्म साहनी दोनों बड़े नाम है, तो विष्णु प्रभाकर जी का 10वां नाटक श्वेत कमल, इसका प्रकाशन हुआ था साथियों 1984 ईस्वी में। ठीक है, 11वां नाटक इनका समाधि। 12वां नाटक समाधि का प्रकाशन हुआ था 1952 में। यहाँ चूंकि इसका क्रम थोड़ा सा बिगड़ रहा है, चूंकि इसकी प्रकृति बदल रही है। समाधि और नवप्रभात ये दो नाटक जो हैं, नवप्रभात का प्रकाशन हुआ था 1951 में। ये दो नाटक साथियों क्या है, इनके ऐतिहासिक नाटक हैं, इसलिए ये समय का क्रम श्वेत कमल तक तो क्रम से है, उसके बाद थोड़ा सा व्यतिक्रम हो रहा है। यहाँ देख लीजिए, समाधि और नवप्रभात इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। नवप्रभात जो है सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित नाटक है। उनके जीवन में जो हृदय परिवर्तन होता है वो सब इसमें किस तरह से युद्ध की मानसिकता के बाद उनमें हृदय परिवर्तन होता है, नवप्रभात में अच्छे से दिखाया गया है। अब इनके नाटक नंबर 13 और 14 की बात करते हैं। नाटक 13 इनका और 13 नंबर का नाटक इनका है साथियों होरी। होरी नाटक जो है, होरी एक शब्द आते ही आपके दिमाग में, एक हमारे हिंदी साहित्य का जो भी विद्यार्थी है उसके दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि होरी कहाँ से आया है। होरी जो है ये कहाँ से, किसका पात्र है? मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान का पात्र है। तो होरी नाटक का प्रकाशन वर्ष है साथियों 1955। और अगला नाटक इनका है चंद्रहार। चंद्रहार प्रकाशित हुआ था 1952 में। ये दोनों क्या है, ये रूपांतरित नाटक है। क्या है, ये रूपांतरित नाटक है। होरी साथियों मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान का नाट्य रूपांतर है। चंद्रहार, हार की समस्या किसमें है? गबन में है। तो चंद्रहार जो है ये प्रेमचंद जी के ही उपन्यास गबन का नाट्य रूपांतर चंद्रहार है। अब इनका दो और महत्वपूर्ण नाटक जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसका नाम आप लिख लीजिए। वो एक है 15 नंबर गांधार की भिक्षुड़ी। गांधार की भिक्षुड़ी है भी इनका एक नाटक है, इसका भी नाम जान लीजिए। और 16 नंबर पर है केरल का क्रांतिकारी। ठीक है, केरल का क्रांतिकारी, यह दो भी इनके नाटक है। तो हमने तेजी से विष्णु प्रभाकर जी के सभी नाटकों को देख लिया। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथियों, किसी एक किताब या किसी एक रचना में इनके समस्त नाटक मिलना बड़ा कठिन था। इतनी लंबी सूची तैयार करने के लिए मैंने बड़ा परिश्रम किया। मुझे लगता है कि जो भी बड़े नाम हैं लेखकों के, कवियों के, उनकी कोई भी छोटी से छोटी रचना न छूटने पाए।
अभी पिछली टीजीटी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि भारतेंदु जी की पुस्तक हिंदी भाषा किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। सामान्य रूप से भारतेंदु जी की हिंदी भाषा पुस्तक बहुत चर्चा में नहीं रहती। वो एक भारतेंदु जी से जुड़ा एक छोटा सा वो एक तरह से उनकी रचना है, वो प्रायः चर्चा में नहीं रहती, लेकिन परीक्षा में पूछा गया उसको, और परीक्षा में पूछा गया तो निश्चित रूप से जिसका सही है उसका एक प्रश्न सही हुआ, लेकिन अधिकांश लोगों से गलतियां हुई उसमें। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक भी जो बड़े नाम हैं उनसे एक भी कुछ छूटे नहीं ना पाए। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड साफ कम हुआ है, आपका 30 सेकंड में खराब करूंगा। ठीक है, आपने विष्णु प्रभाकर जी के नाटकों को देखा। अब आइए भीष्म साहिनी के केवल 6 नाटक हैं, उन पर तेजी से चर्चा होगी। भीष्म साहिनी की जो भी नाटक हैं परीक्षाओं में पूछे जाने वाले नाटक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से लगभग सभी नाटकों का नाम आपने सुना होगा। ठीक है साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं, भीष्म साहिनी जी को देखते हैं। इनकी जन्म ऋतु के बारे में जान लेते हैं। भीष्म साहिनी का जन्म साथियों 1915 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भीष्म साहिनी का जन्म कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। जन्म इनका कहाँ हुआ था? रावलपिंडी। अब रावलपिंडी कहाँ है इसको आप जानते हैं, रावलपिंडी पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु जो है वो 2003 ईस्वी में हुई थी, 2003 में इनकी मृत्यु। ठीक है, बस व्यक्तिगत जानकारी आपको इतना ही देंगे, इसके बाद सीधे आपको इनके नाटक से जोड़ते हैं। इनका पहला नाटक जो वास्तव में बहुत ख्याति लब्ध है, जोड़ देकर मैं बार बार कहना चाहूंगा, इनका पहला नाटक हानूश। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप इस बात से जरूर परिचित होंगे कि हानूश नाटक परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जा चुका है, एक नहीं अनेक बार। आपकी परीक्षा की दृष्टि से हानूश नाटक बहुत उपयोगी है। ध्यान से देख लीजिए इसका प्रकाशन और इसकी कथा वस्तु पर हम चर्चा कर लेते हैं। हानूश का प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में। ठीक है, इसकी कथा वस्तु साथियों, अब ये एक देश का नाम है, उससे जुड़ी ही कथा वस्तु है, इसलिए इसको यहां हम लिख देते हैं, फिर आपको तेजी से इस पर चर्चा कर देते हैं। चेकोस्लोवाकिया एक देश है, वहां की एक प्रचलित लोक कथा पर आधारित इसका कथानक हानूश का है। भीष्म साहिनी जी आधुनिक चेतना के नाटककार है। कथानक लोक कथा से जुड़ा है, लेकिन आधुनिक संदर्भ उसमें तुरंत आ जाता है। चेकोस्लोवाकिया की एक लोक कथा है, 30 सेकंड में आपको तेजी से हम लोक कथा के बारे में बताते हैं कि लोक कथा क्या है। चेकोस्लोवाकिया देश में एक मिस्त्री, आप जिसको कह सकते हैं टेक्नीशियन, उसने 17 साल के कठोर परिश्रम के बाद एक मीनार घड़ी बनाई। मीनार घड़ी को नगर निगम की मीनार जो है, एक चौराहे पर आप समझ लीजिए, जिसको चौक कह सकते हैं, नगर निगम की मीनार पर उस मीनार घड़ी को टांग दिया गया, स्थापित कर दिया गया। बादशाह ने मीनार घड़ी को देखा, उसे वो बहुत पसंद आई, मीनार घड़ी बहुत अच्छी लगी। तुरंत उसने हुक्म दिया कि उस कलाकार की, उस मिस्त्री की दोनों आंखें निकाल ले जा। और उसने क्या किया, उस मिस्त्री की दोनों आंखें निकलवा दी। तो पूरे नाटक में सत्ता की क्रूरता, एक कलाकार की जो दारुण व्यथा है उसकी पीड़ा, एक कलाकार की सृजन शक्ति और कलाकार की कला की अमरता रचना के केंद्र में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। कथा वस्तु के बारे में मैंने बता दिया आपको, यह आपने जान लिया। अगर इससे प्रश्न बनता है तो आप निश्चित रूप से उसको सही कर पाएंगे। इनके दूसरे नाटक की बात करते हैं भीष्म साहिनी के, वह है कबीरा खड़ा बाजार में। अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, कबीरा खड़ा बाजार में। साथियों, कबीरा खड़ा बाजार में ये 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है,
इसकी कथावस्तु संत कबीर से जुड़ी हुई है। कबीर का एक जो युग परिवर्तक व्यक्तित्व है, कबीर क्या है, एक क्रांतिकारी है। उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व का, उनके युग प्रवर्तक व्यक्तित्व का बहुत ही सूक्ष्म ढंग से, बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से साहनी जी ने अपने इस नाटक कबीरा खड़ा बाजार में चित्रण किया है। साथ ही उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनको भी नाटक में साहनी जी ने ध्यान में रखा है। तो यह कबीर के व्यक्तित्व पर केंद्रित नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। अब आइए हम इनके तीसरे नाटक की बात करते हैं। इनका तीसरा नाटक है माधवी। माधवी साथियों ये 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1985 ईस्वी में। इसमें ऋषि विश्वामित्र के पुत्र जो हैं गालव ऋषि और उनकी पत्नी माधवी की जो एक लोक प्रचलित पौराणिक कथा है, उस कथा के माध्यम से जो एक स्त्री के शोषण की परंपरा रही है, स्त्रियों से जो पशुवत व्यवहार किया जाता रहा है, उसका चित्रण आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए माधवी नाटक में साहनी जी ने किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इनका चौथा नाटक। चौथा नाटक इनका है मुआवजे। चौथा नाटक कौन सा है इनका? मुआवजे। मुआवजे जो है ये 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह आधुनिकता बोध से जुड़ा हुआ एक ज्वलंत दस्तावेज है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, सामाजिक परिदृश्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी, अनैतिकता, घूसखोरी, रिश्वतखोरी जिस तरह से समाज में व्याप्त है, जिस तरह से परिस्थितियों में व्याप्त है, जिस तरह से कार्यालयों में व्याप्त है, जिस तरह से व्यवस्था में व्याप्त है, मुआवजे में इन्होंने बहुत सूक्ष्म ढंग से उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। मुआवजे नाटक साथियों इसका एक जो तथ्यात्मक है बात ये जान लीजिए कि ये मूलतः पंजाबी में लिखा गया था, मूलतः पंजाबी में था। बाद में स्वयं भीष्म साहनी जी ने इसका हिंदी रूपांतर किया। मूलतः किस भाषा में लिखा गया था मुआवजे? ये भी तथ्य जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये मूलतः पंजाबी में लिखा गया है, बाद में रूपांतर हिंदी में स्वयं लेखक ने इसका किया है। समकालीन जीवन में व्याप्त जो अव्यवस्थाएं हैं, विकृतियां हैं, उनका इसमें चित्रण किया गया है। मुआवजा, किसी भी हादसे के लिए मुआवजा कैसे लोगों को मिलता है, किस तरह से मिलता है, इसका बड़ा सूक्ष्म चित्रण किया गया है। एक गरीब पात्र है इसमें दीनू, वो अपनी पत्नी को मुआवजा दिलाने के लिए खुद दंगों की भेंट चढ़ जाता है। बहुत ही मार्मिक घटना के माध्यम से आधुनिक संदर्भों से लेखक ने इसको जोड़ने का प्रयास किया है। मुआवजे के बाद इनका अगला नाटक है, पांचवा नाटक जो साथियों है मुआवजे के बाद, वह है रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला साथियों 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार की कथा वस्तु से जुड़ा हुआ नाटक है। यही जलियांवाला बाग नरसंहार इस नाटक की कथा वस्तु के केंद्र में है। जनरल डायर और उधम सिंह के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसको बड़ी बारीकी से लेखक ने इसमें दिखाया है। रंग दे बसंती चोला में यह भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। इनका अगला और अंतिम नाटक वो है आलमगीर। आलमगीर भी आपसे मैं बताना चाहूंगा परीक्षा में पूछा जा चुका है। आलमगीर प्रकाशित हुआ था 1999 ईस्वी में। आलमगीर में साथियों औरंगजेब और दारा शिकोह, आप देख रहे हैं कि औरंगजेब और दारा शिकोह ये दो व्यक्ति ही नहीं हैं, ये दो विरोधी विचारधाराएं हैं। ये दो विरोधी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दो विरोधी विचारधाराओं दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य जो एक मजहबी द्वंद्व है दोनों की विचारधाराओं के मध्य, उसको इस नाटक में बड़ी सूक्ष्मता से साहनी जी ने दिखाया। यहाँ मैं
फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इन नाटकों का देखिए 6 नाटक, हानूस, कबीरा, खड़ा बाजार, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर, इनको आप क्रम से देख लीजिए। इनका क्रम यही रहेगा। परीक्षाओं में क्रम लगाने को पूछा जाता है। यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में तो इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आप जानते हैं। तो इनका क्रम भी आप जान लीजिए, इनका प्रकाशन वर्ष जान लीजिए, इनके लेखक जान लीजिए। अगर इनसे प्रश्न आए तो जिससे